क्या इंसुलेटर्स या कुचालक डालने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है? लेकिन इंसुलेटर्स तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आइए आज हम समझते हैं हमारे पार्ट 3 वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्लास 12 के। इसके साथ हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और कैपेसिटर के बारे में। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी बहुत भारी से शब्द लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल सा। आइए आज इसको हम समझते हैं हमारे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 3। इसके बाकी दोनों वीडियोस हमारे चैनल पर बन चुके हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस या फिर इंसुलेटर्स होते हैं। नॉन कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें नेग्लिजिबल या फिर नो फ्री चार्जेस होते हैं। ये फ्री चार्ज क्या होता है? जैसे कि कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, उसको कहा जाता है फ्री चार्ज, जो कि इंसुलेटर में नहीं होता। तो इसके नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है वो हम समझते हैं इस टॉपिक पे। पहले हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम एक सामान्य सा कंडक्टर लेते हैं तो इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। लेकिन क्या होता है जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी कंडक्टर को, इसके पास इतने सफिशिएंट फ्री चार्जेस होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस मिलकर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, जो कि इस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, बट जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे क्या होता है, कंडक्टर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह से कैंसिल कर देती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर होता है 0। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो क्या होगा? तो यही वाला केस हो जाता है इंसुलेटर के साथ। समझते हैं इसको हम अगली स्लाइड में। तो सबसे पहले सर, इंसुलेटर्स या फिर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, इसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, जैसा कि हमको डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर अलग अलग होता है, और हर मॉलिक्यूल के अंदर एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक ही जगह होते हैं, मतलब इसमें डायपोल नहीं होता और नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है। अब क्या हो, अगर इनके एग्जांपल्स हमारे पास है, पोलर मॉलिक्यूल होता है हमारा H2O होता है, HCl होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2, CO2 एक्सेट्रा। अब क्या हो अगर इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें? सबसे पहले हम समझते हैं पोलर को। तो जब हम एक पोलर मॉलिक्यूल वाला इंसुलेटर लेते हैं तो वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और नेट डायपोल मोमेंट इनसाइड द इंसुलेटर इज 0, इनसाइड द मटेरियल इज 0। लेकिन जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन यह डायपोल मोमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। तो इस केस में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल्स के या मॉलिक्यूल्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है। ये इतना तो नहीं हो सकता कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर दे, क्योंकि इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट होता है। तो
जैसा कि कंडक्टर में हम लोगों ने देखा, अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देता है, जिससे कि कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना आसान हो जाता है, जिसकी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे आगे चल के कैपेसिटर्स में। अब क्या होगा अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डालें? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉर्मल कंडीशन में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जगह होते हैं, लेकिन जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो इसमें भी एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में भी हमको एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। लेकिन इस केस में हमको पोलर मॉलिक्यूल से थोड़ा कम ही इफेक्ट मिलता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंसुलेटर के अंदर में जनरेट होगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को थोड़ा सा कम ये इफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको अलाइन करने में भी लग जाएगी। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर मॉलिक्यूल या डायपोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डालते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको अलाइन करने में यूज हो जाती है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे क्या पड़ता है कि हम जो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है पूरे के पूरे इंसुलेटर में। तो इससे हमको एक नया वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन नॉट साई ई इंटू ई। यहां पर कहने का मतलब यह है कि अंदर में जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसी के साथ हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, जो कि इक्वल होता है डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। मतलब यूनिट वॉल्यूम में 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के वॉल्यूम ऑफ द इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, डिनोटेड बाय पी वेक्टर, जिसका डायरेक्शन किधर होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साइड में होता है। अब यहां पर जो साई ई हमको दिख रहा है, एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसके लिए हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ई लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास क्या बना है? हमारे पास बना है कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पोलराइजेशन वेक्टर इंड्यूस्ड ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑफ द इंसुलेटर्स ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, और इसको डिफाइन किया जाता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो उसमें एक डायपोल, उसके एक गिवन वॉल्यूम, मान लीजिए डेल वी वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर इनटू गिवन वॉल्यूम, वेयर पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो पोलराइजेशन वेक्टर के लिए और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूनिट और डायमेंशंस भी डिराइव कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। अब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा? हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या इंसुलेटर डालने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में हम पहले समझेंगे व्हाट इज
कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर। मान लीजिए हमको एक चार्ज दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मान लीजिए हम इसको कुछ चार्ज देते हैं तो ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके हम इस चार्ज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर इसको चार्ज देते जाएंगे तो सरफेस पर पोटेंशियल 0 से बढ़ता जाएगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर सरफेस का पोटेंशियल V है। नाउ यहां पर यदि मैं V की वैल्यू को देखूं तो जितना ज्यादा चार्ज दूंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। V के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर हियर। तो जितना ज्यादा मैं चार्ज देता जाऊंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट डालते हैं C, जिसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू Q/V। कहां से जनरेट होता है? यहां से, वेयर C इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 करने के लिए, 1 वोल्ट करने के लिए जितने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब यहां पर तो कैपेसिटी को एक निश्चित मात्रा तक ही बढ़ाया जा सकता है, सॉरी, यहां पर तो चार्ज को एक निश्चित मात्रा तक ही दिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे कि हम यहां पर चार्ज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसको हम समझेंगे। उससे पहले हमारे पास एक और टॉपिक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके बाद देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर वर्ड निकल गया था। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? तो मान लीजिए हमको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस है R, इसको मैंने दिया Q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल हो गया V इज इक्वल टू KQ/R। तो कैपेसिटेंस C इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/K। K की वैल्यू डाल देता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R भी डाल देता हूं, इंटू Q/R। Q गेट्स कैंसल्ड, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी को हम स्फेरिकल कंडक्टर, इसी को हम जनरल कंडक्टर के लिए जनरलाइज कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और रेडियस। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके आपको 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन एब्सेंस एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पार्शियल डाइलेक्ट्रिक वाला है और एक इन एब्सेंस वाला जिसमें हम पूरा कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। JEE नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम लोग 3-4 हेड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में कवर किया हुआ है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर एक चार्ज कैपेसिटर के पास में एक अनचार्ज कैपेसिटर को लाया जाता है तो अनचार्ज कैपेसिटर के नियरर एंड में अपोजिट चार्जेस और दूर वाले एंड में सिमिलर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को हम एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला डेरिवेशन को अलग देख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक कैपेसिटर का? एक कैपेसिटर में हमको एक मेटेलिक प्लेट दिया होता है, पतला सा, एक पतला सा हम लोगों ने मेटल का प्लेट लिया। अब अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं और बैटरी को ऑन कर दूं
तो चार्जेस फ्लो करेंगे और इस शीट में दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो इस शीट की पोटेंशियल भी इंक्रीज करती जाएगी। अब इसकी एक लिमिट है, पोटेंशियल को एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो एक लिमिट के बाद और अगर मुझे इसको चार्ज देना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके बगल में एक आइडेंटिकल बिल्कुल इसी के जैसा एक और पैरेलल प्लेट रख दूंगा, मेटेलिक प्लेट। इससे क्या होगा कि इसके नियरर एंड पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूर वाले एंड पर सिमिलर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस के क्लोज है तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, जिससे कि नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, दोनों प्लेट को मिलाकर जो सिस्टम बना है वहां पर पोटेंशियल रेड्यूस कर जाएगा। मतलब हम थोड़ा बहुत और चार्ज यहां पर स्टोर कर सकते हैं। अगर हमको कैपेसिटी को और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड प्लेट के सेकेंड एंड को, दूर वाले एंड को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करके, वैसे तो जनरली पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से आकर इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे कि यहां पर पोटेंशियल और रेड्यूस हो जाएगा और हम थोड़ा बहुत और चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसमें कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर्स। अब इसके लिए हम फॉर्मूला डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम, कैपेसिटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, सेकेंड प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड प्लेट इज अर्थ। मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट देयर इज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट, तो यहां पर माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। अगर हम प्लेट्स के आसपास के चार्ज को 3 रीजन में डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3, तो गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो रीजन नंबर 1 एंड 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी और बीच वाले रीजन में होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रीवियसली कवर्ड कॉन्सेप्ट है, जिसको कि आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, चैप्टर 1 में एनसीईआरटी के गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2। नाउ हमको पता है कैपेसिटेंस का डेफिनेशन होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर सिंगल कंडक्टर है तो C अपॉन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, एंड अगर 2 प्लेट्स है तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, VA माइनस VB। इसके लिए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, वेयर dx वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। नाउ E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट D। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एस भी यूज कर सकते हैं। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे डालने पर हमको मिल जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन VA माइनस VB इज इक्वल टू क्यू अपॉन Q इंटू D अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू कट गया, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होगा अगर हम इस पूरे रीजन को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दें? तो अगर हम पूरे रीजन को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला मिलेगा, C इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच इज इक्वल टू C इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R को अलग कर लेते हैं, A अपॉन D विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डालते हैं तो एप्सिलॉन R टाइम्स हमारा वैल्यू कम होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो के शुरुआत में समझने की कोशिश की थी कि क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी मतलब चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। कितने गुना, एप्सिलॉन R गुना। इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और देखें,
सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितनी बड़ी वैल्यू एप्सिलॉन आर की होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। सी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स को हम जितने करीब रखेंगे कैपेसिटी या चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना दूर रखेंगे प्लेट्स को उतनी कैपेसिटेंस कम होगी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका प्रिंसिपल किस के ऊपर बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर। वर्किंग हम लोगों ने अभी समझा है, और साथ में हम लोगों ने फार्मूला डेरिवेशन किया है, जिसमें फाइनल फार्मूला हमारा आता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अच्छा, इसका यूनिट देखना हम भूल गए। कैपेसिटेंस का यूनिट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी या वी ए माइनस वी बी। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होगा हमारा कूलम्ब अपॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू फैरेड। कैपेसिटेंस के लिए ऐसा यूनिट लिया जाता है फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। यदि 1 कूलम्ब का चार्ज देने पर पोटेंशियल ऑफ द प्लेट यदि 1 कूलम्ब का चार्ज देने पर पोटेंशियल ऑफ द प्लेट या पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटी को या कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड कहेंगे। सीजीएस यूनिट इज स्टैट फैरेड, which is equal to stat coulomb upon stat volt. Now इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर C will be equal to डायमेंशनल फार्मूला फॉर Q अपॉन डायमेंशनल फार्मूला फॉर V। डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज होता है 80, डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज ml2 t का पावर -2 डिवाइडेड बाय 80। तो ये हो गया हमारा m इनवर्स l का पावर -2, a का पावर 2 और t का पावर 0। l का पावर -2, t का पावर ये ऊपर जाके 2 और 2 0 हो जाएगा, और a का पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो प्लेट्स के बीच में, तो इन दैट केस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा? तो यहां पर हमको बोल रहा है पार्शियल। मान लीजिए ये कैपेसिटर दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज a। पहला वाला प्लेट बैटरी से कनेक्टेड होगा, दूसरा वाला प्लेट अर्थड होगा। अगर हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, सिर्फ कुछ जगह में t थिकनेस में डाल रहे हैं मान लीजिए, तो बाकी बची हुई जगह में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा, मतलब एयर होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, V इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस V इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट से E इंटू डी। तो E इंटू एब्सेंस, और कितनी जगह पे एब्सेंट है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम? D माइनस टी जगह पे। कितनी जगह पे प्रेजेंट है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम? T थिकनेस में। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो Va माइनस Vb इज इक्वल टू इंटेंसिटी इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस इन प्रेजेंस हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसकी जगह आप के लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां बच गया डी माइनस टी, और यहां पर बच गया टी अपॉन एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हो गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। कुछ हिस्से में अगर डाइलेक्ट्रिक है तब के लिए वैल्यू होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ क्यू कैंसल आउट हो गया,
C इज इक्वल टू, मैं इसको रब कर देता हूं डायग्राम को, हमारे पास वैल्यू आती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया, यहां पर हो गया D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। आप चाहे तो यहां से T कॉमन लेकर भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक, मतलब कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इसी में अगर मैं दो केस ले लूं, केस नंबर 1, अगर T इज इक्वल टू डी, मतलब पूरे प्लेट के सारे थिकनेस में सभी जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए, तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, T की जगह हम डाल सकते हैं D। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन R, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। पिछले वाले डेरिवेशन में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर जो केस आया था वही वाला केस हमको मिला, और यहाँ पर अगर मैं T इज इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ही नहीं, पूरी जगह पे हवा भरा हुआ है, कोई मीडियम नहीं है, तो इन दैट केस ये दोनों क्वांटिटीज 0 हो जाएंगी, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, जो कि अभी हम लोगों ने बनाया था। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। और यदि हम इन दोनों को डिवाइड करें तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, या K ले सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कैन ऑल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन R, विच इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट। C नॉट इज द कैपेसिटेंस इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड C इज द कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर हम एरिया ऑफ प्लेट्स को 1 मीटर स्क्वायर लें और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को 1 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 1/1000 10 टू द पावर 3 मीटर लें, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला फॉर्मूला यूज करें, तो ये हमको मिलता है 8.854 या 8.85 ही ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, इसको 10 टू द पावर -3 कर लिया मैंने, इंटू एरिया ऑफ द प्लेट सबको दिया है 1 मीटर स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का प्लेट लेता हूं और 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज है, तब मुझे इतनी छोटी वैल्यू मिलती है कैपेसिटेंस की। लेकिन यदि इसी में मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूं, तो एक छोटे से कैपेसिटर से हम लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो कूलर या पंखे वगैरह में एक वाइट कलर का सिलिंड्रिकल टाइप का, अलग अलग कलर्स में भी आता है, एक छोटा सा सिलेंडर जुड़ा होता है, 2 वायर्स होते हैं जिसको पंखे या कूलर से जोड़ा जाता है, वो होता है आपका कैपेसिटर, उसको हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह, अगर आप टीवी वगैरह का सर्किट देखो, पुराने टीवीज के जो पीछे में मदरबोर्ड होता था, उसमें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब हमको करना है एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की जगह हम यूज करेंगे यहां पर के, has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3.4 D। मतलब क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है मान लीजिए, तो एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाले वो भी A ही है, लेकिन उसकी थिकनेस है आपकी 3/4 टाइम्स D। मतलब ये बोल रहा है कि 3/4 टाइम्स जो एरिया है प्लेट्स के बीच में, उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, बाकी में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला है। How is the capacitance changed when slab is inserted between the plates? तो जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डाला था, तो C के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब हम लोगों ने मीडियम डाल दिया, तो इसके लिए हमारे पास अभी जो हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया था वो भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको फिर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूं तो Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स VA माइनस VB, जिसको अभी सॉल्व करने पर मेरे पास आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K।
इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, थिकनेस मेरे को दिया है 3/4 टाइम्स डी प्लस 3/4 टाइम्स डी अपॉन के। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/4 तो 1/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/4 प्लस 3/4 टाइम्स d अपॉन के। ठीक है, अब यहां पर से मैं कॉमन निकाल लेता हूं। क्या निकलेगा मेरा, d/4 कॉमन निकल जाएगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस 3/k। इसको और आगे सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन नॉट ए अपनी जगह पर, एप्सिलॉन नॉट ए अपनी जगह पर, d/4 का 4 ऊपर चला गया, d अपनी जगह पर, यहां पर आ गया मेरा 3 प्लस k अपॉन k। इस k को भी ऊपर ले जाऊंगा तो 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, k को पहले लिख लेता हूं a अपॉन 3 प्लस k इंटू डी। थोड़ा सा और जमाऊंगा मैं इसको, इस तरफ का स्पेस यूज कर लेता हूं। c इज इक्वल टू, यहां पर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी को मैं एक साथ लिख लेता हूं, मेरे पास बचा 4k अपॉन 3 प्लस k या k प्लस 3। और ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी क्या था, ये था मेरा कैपेसिटेंस इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता तो जितना कैपेसिटेंस था वो होता। तो c इज इक्वल टू 4/k प्लस k/3 टाइम्स कैपेसिटेंस इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दिस इज आवर फाइनल आंसर, या फिर c अपॉन c इन एब्सेंस इज इक्वल टू 4k अपॉन k प्लस 3। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज, तो इतने गुना चेंज होगा। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। कैपेसिटर्स में हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, फॉर्मूला डेरिवेशन, वेरियस कंडीशंस, और कुछ न्यूमेरिकल भी लिया था कि 1 मीटर एरिया का और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस के बीच में अगर हम प्लेट्स रखें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो 10⁻⁹ के आसपास फैरेड, 8.85 इंटू 10⁻⁹ फैरेड, जो कि बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं। जैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितने गुना आपका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स को एक साथ कंबाइन करना। पहला हम देखते हैं सीरीज में। मान लीजिए हम लोगों ने 2 कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन किया है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को मैंने एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया और साथ में एक की लगा दिया। यहां पर से कुछ चार्ज आया, प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज जनरेट हुआ फ्लो करके यहां पे आ गया। तो क्या होगा इस केस में, चार्जेस ऑन बोथ द कैपेसिटर आर सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी जनरेट करेगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अब कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V कैन बी रिटन एज Q अपॉन C। तो यहां पर हम V1 की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q1 और Q2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों के पास में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही जाएगा। और V को हम लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट या C नेट। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें, Q को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करें, तो 1/C इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होता है, जो कि रेजिस्टेंस वाले कंडीशन के जस्ट ऑपोजिट होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2 कैपेसिटर को हम लोगों ने जोड़ा है पैरेलल में, जिसकी कैपेसिटी C1 और C2 है। तो इस केस में क्या होगा, चूंकि दोनों का
पहला वाला टर्मिनल और दूसरा वाला टर्मिनल सेम पॉइंट पर है तो इस तरफ से आएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इस तरफ से आएंगे तो भी V होगा। लेकिन जो चार्ज आएगा Q वो दो अलग अलग पार्ट Q1 और Q2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 वेयर एज पोटेंशियल इज सेम फॉर बोथ द कंपोनेंट्स। Q को हम लिख सकते हैं CV, तो यहां पर C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। V कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 के बराबर होगा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि रेजिस्टेंस वाले कंडीशन के जस्ट ऑपोजिट आता है। रेजिस्टेंस पैरेलल में रेसिप्रोकल वाला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 का कॉन्सेप्ट बनता है। मूव करते हैं आगे। हमको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। मुझे ये सर्किट याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ इस प्रकार का सर्किट था ये। इसमें एक यहां था, एक आपका यहां पर था, एक यहां पर था और एक यहां पर था, और हम लोगों ने यहां पर से शायद पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, तीन सीरीज में थे और एक आपका पैरेलल में था।